नेक्स्ट इसमें है वो है Fresnel's biprism. अब ये सेम मतलब कि जैसा यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस में पैटर्न आया था, उस पैटर्न को जितने भी उस समय के जो फिजिसिस्ट थे अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करने की कोशिश की। जो उसमें से जो लैब में काफ़ी इजीली इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन कर लिया, मतलब यंग डबल स्लिट के सेटअप से और इजी तरीके से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन कर लिया, उसकी जो भी मेजरमेंट थी वो मेजरमेंट आसान थी, उस सबको है ना थोड़ा पॉपुलैरिटी मिली। उसी में से एक था लॉयड मिरर, दूसरा हमारा है पर्सनल बाइप्रिज्म, और भी दो तीन है लेकिन वो सिलेबस में है नहीं। तो इसमें देखो क्या है, यह बाइप्रिज्म, इसमें प्रिज्म है। तो इसमें थोड़ा सा पहले हम थोड़ा प्रिज्म के बारे में रिकॉल करवाएंगे कि अगर एक हम प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म का 2D व्यू ड्रॉ करते हैं। मान लो एक अगर हमारे पास प्रिज्म है इस तरीके से, काफी स्मॉल एंगल प्रिज्म है, काफी स्मॉल एंगल प्रिज्म है, वेरी स्मॉल एंगल प्रिज्म। तो इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा हो जाएगा, ए की बी की सी। ये जो प्रिज्म हम ड्रॉ किए हैं इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा हो जाएगा, ए। सर वो तो इंसिडेंस और तो वो रिफ्लेक्शन से इंसिडेंट देख लाइट लेते हैं पे ना। करेगा। हाँ, वो डिपेंड करेगा कौन कौन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में। ठीक है, तो या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया गया हो या बेस दिया गया हो। तो चलो यहाँ पे हम बेस देते हैं, बेस जो है वो बेस जो है बीसी, बेस बीसी है। तो फिर उस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम जिस प्रिज्म की बात कर रहे हैं बाई प्रिज्म है, मतलब दो प्रिज्म होगा। बाई प्रिज्म है मतलब दो प्रिज्म होगा। तो फिलहाल जो प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं, उस प्रिज्म की जो एंगल होगी वो एंगल बहुत छोटी होगी। जो प्रिज्म एंगल होगी, प्रिज्म एंगल होगी वो बहुत छोटी होगी। प्रिज्म एंगल ए जो होगा वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो उसका रेंज भी लैब में दिया गया, उसका रेंज जो है एंगल जो होगा ये मतलब 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। और समझ लो बहुत मतलब कि ज़्यादा रेंज में अगर लेना चाहते हो तो 2 डिग्री के आसपास तुम्हें लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हुआ 2 डिग्री से कम या 2 डिग्री के इक्वल ले सकते हो। मतलब पर्सनल ने जो किया था उसमें उसने जो एंगल लिया था वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड लिया था, पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री लिया था वो। तो देख सकते हो ये एंगल कितनी छोटी होगी। इस एंगल के लिए ये जो लेंथ BC है जितना हम ड्रॉ किए हैं वो काफी बड़ा लेंथ हो गया है ना। ये कुछ इस तरीके का प्रिज्म होगा। देखो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें हम दिखा सकते हैं ये इस तरीके का, ये दिख रहा है ना प्रिज्म, ये बीच वाला, ये दूसरे कलर से बना देते हैं। ये मान लो हम ऐसे बना दिए, एक लाइन ये ले लिए और दूसरा लाइन ये ले लिए। ठीक है, तो ये जो बीच का तुमको प्रिज्म दिख रहा है इतना ही होगा, मतलब इस तरीके से और काफी स्मॉल इस तरीके से। ये जो प्रिज्म है इसी तरह का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? तो हम एक्चुअल में जो बात करने जा रहे हैं, एक्चुअल में जो हम बात करेंगे हम इसकी बात करेंगे, ये जो है ये। बट हमें यहाँ मैथमेटिकली चीजों को दिखाना है तो थोड़ा मैग्नीफाई व्यू रहेगा उसका। क्लियर है ये अप्रोक्सीमेशन क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, ये बात ध्यान रखना है। अब जब स्मॉल एंगल प्रिज्म होता है, अब जब स्मॉल एंगल प्रिज्म होता है तो उस स्मॉल एंगल प्रिज्म में, जैसे मान लो यहाँ हम स्मॉल एंगल प्रिज्म बना लेते हैं, इस तरीके से स्मॉल एंगल प्रिज्म बनाते हैं। अब इस स्मॉल एंगल प्रिज्म में सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है।
तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलेगी। जैसे एक रेज ऑफ लाइट हमने ये ले लिया, एक रेज ऑफ लाइट हमने ये ले लिया, और एक रेज ऑफ लाइट हमने ये ले लिया। अच्छा, अगर इधर से कोई उसको व्यू करेगा, किस साइड से, अपोजिट साइड से अगर कोई व्यू करे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये यही दिखेगा या कहीं और दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इस पे ही दिखेगा या कहीं और दिखेगा? बोलो। अगर यहां से व्यू किया जाए, इधर हमारी आई पोजीशन इधर है, तो ये इस हमको यहीं दिखेगा या कहीं और दिखेगा? कहीं और दिखेगा। तो उसकी लोकेशन बता सकते हो, ऊपर की नीचे? तो देखो ये कहाँ दिखेगा, उसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो हमें अगर इसकी, ये हमें यहाँ नहीं दिखेगा, हमें देखो जो चीज हम देखते हैं, जो चीज हम देखते हैं, किसी चीज, कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, उससे हमें लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट आधी दिखाई पड़ती है, हमको टेढ़ी मेढ़ी लाइट नहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं, उसकी इमेज देखते हैं। तो इस प्रिज्म की इमेज कहाँ बनेगी दिखाते हैं। जैसे रे 1 है, ये रे 1 है और रे 2 है। तो इस रे का, जैसे मान लो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल देखो ये इस रे का जो एक्चुअल पाथ था, इस रे का एक्चुअल पाथ ये था, ठीक है, पहले वाले रे का, और दूसरे वाले रे का एक्चुअल पाथ ये था, ठीक है। अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता, अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता और हम इसके फील्ड ऑफ व्यू में होते, तो हमको ये ऑब्जेक्ट यही दिखाई पड़ती, क्योंकि ये सीधे दोनों रे हमारी आंखों पे आके सीधे टकराती और हमें ऑब्जेक्ट यही दिखता। लेकिन इस मीडियम में, जहां हम इस साइड है, इस मीडियम में रे जहां से आ रहा है, हम उसको पीछे एक्सटेंड कराते हैं। हमारा आंख जो प्रोसेस करता है, हमारा आंख और ब्रेन जो प्रोसेस करता है कि जो रेज आ रही होती है उसको हम पीछे एक्सटेंड करके वहां सारा का सारा इकट्ठा कराते हैं, कन्वर्ट कराते हैं, और वहां से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। तो ये रे ऐसे तो आएगा नहीं इसमें, जैसे कि ये ए बी सी सरफेस लिए हैं, तो पहले ए बी से रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा इसका? ए बी से इसका रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो ये देखो क्या है, ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है। और अगर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इसमें पहले हल्का सा डेविएट करेगा, ऐसे यहाँ पे डेविएट करेगा, ठीक है, यहाँ पे डेविएट किया, और फिर यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हल्का सा अवे फ्रॉम नॉर्मल यहाँ से होता हुआ ये कुछ इधर आके दिखाई पड़ेगा, और यही रे को हम पीछे कर देंगे, इसी रे को हम क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। तो जब इसके फील्ड ऑफ व्यू में रहेंगे तो हमको ये रे आधा दिखाई पड़ेगा, हमको ये रे आधा दिखाई पड़ेगा जो एक्चुअल में बेंड हो गया है, लेकिन हम बेंड नहीं देख पाएंगे, हम बेंड जो हो रहा है उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा ये रे पीछे से कहीं से आ रहा है, ठीक है, ये पीछे से कहीं से आ रहा है। ठीक उसी तरह दूसरे वाले का जब करोगे, ठीक उसी तरह दूसरे वाले रे का जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखो हम यहाँ पे सीधे ड्रॉ कर देते हैं, ये हल्का सा बेंड होगा अपने नॉर्मल पाथ से, और फिर हल्का सा बेंड हो जाएगा अपने नॉर्मल पाथ से, और ये जो है हमें कुछ इधर आता दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरीके से इधर आता दिखाई पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमको यहां ना दिखाई पड़ के, यहां ना दिखाई पड़ के, इसकी इमेज इस डैश यहां बनेगी, और हम जो है हम इसके फील्ड ऑफ व्यू में रहेंगे, हम इसको देखेंगे तो हम पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये नहीं दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। ओके। अच्छा अब मुझे ये बताओ, रे, ये जो रे 1 है, रे 1 है और ये रे 2 है, ये अपने अपने रास्ते इस तरीके से जाने वाला था, लेकिन ये अपने रास्ते से बेंड हुआ है कि नहीं हुआ है? ये रे हुआ है। अपने रास्ते से इस तरह डेविएट कर गया है, और ये रे अपने रास्ते से इस तरह डेविएट कर गया है। ये डेविएशन 2 लेते हैं और ये डेविएशन 1 लेते हैं, तो क्या होगा, डेविएशन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
डेविएशन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला याद है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू है। तो फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, आई थिंक बताया गया होगा, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन या मिनिमम डेविएशन जो उस केस में सेम होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? a into mu minus a इंटू म्यू माइनस वन। तो इसकी वैल्यू भी a इंटू म्यू माइनस वन हो जाएगी एंड d2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? a इंटू म्यू माइनस वन। और तुम फिगर में भी देख सकते हो, अगर मैंने इसको अप टू स्केल बनाया है, ये दोनों एंगल करीब करीब सेम लग रहा है कि अलग अलग? सेम लग रहा है। सेम लग रहा है ना। और ये अगर डेल्टा लग रहा है, ये भी डेल्टा लग रहा है, तुम्हें ये एंगल डेल्टा और ये एंगल भी डेल्टा है कि नहीं है? यस सर। फिगर समझ में आया? तो जब भी स्मॉल एंगल प्रिज्म होगा, तो तुम जितने भी रेज यहां से निकालोगे, सब रेज का जो अपने पाथ से डेविएशन होगा, वो डेविएशन क्या हो जाएगा? a इंटू म्यू माइनस वन, ये डेविएशन हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर आया। आ गया? अच्छा, अब सपोज करो ये प्रिज्म जो है बहुत बड़ा है कि छोटा है? ये छोटा है। छोटा है ना। तो अगर मैं यहां से एक लाइन डालूं, यहां पे एक लाइन डालूं और यहां पे एक लाइन डालूं, और ध्यान से देखना, यहां से एक लेंथ यहां से और एक लाइन यहां से, एक को मैं इसमें से x1 बोलता हूं, एक को x2 बोलता हूं और एक को x3। तो क्या यहाँ पे x1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x3 होगा कि नहीं होगा? नहीं दिख रहा है ना? इस फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन ये फिगर एक्चुअल है ना। फिगर एक्चुअल तुम्हारा कौन सा है? देखो यहाँ पे फिगर जो एक्चुअल था, वो फिगर एक्चुअल कुछ ऐसा था। प्रिज्म तुम्हारा ऐसा था। इसको थोड़ा और कम कर दो। जैसे एक लाइन लिए स्ट्रेट हम यहाँ पे, दूसरा लाइन लिए यहाँ पे, एक्चुअल में प्रिज्म हमारा ये था, ये प्रिज्म हमारा ये है, या इससे भी छोटा है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे यहाँ से डिस्टेंस मेजर करूं, या फिर यहाँ से मेजर करूं, या बीचों बीच से मेजर करूं, ये सारे डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे कि नहीं होंगे? यस सर सेम हो। है ना। तो ये स्मॉल एंगल प्रिज्म में ये बात आ जाएगी। क्लियर है? ये ध्यान रखना इस चीज को। और इस से जो भी रेज निकलेगा, इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकलेगा, उसका डेविएशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। उसका डेविएशन सेम हो जाएगा। ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट अब देखा जाए, मान लो क्या करते हैं इसमें, हम एक राइट एंगल प्रिज्म लेते हैं। एक लेते हैं राइट एंगल, राइट, ये एक एंगल इसमें कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखो, जैसे ये हम ले लिए ना यहाँ पे, ये उसका मैग्नीफाई वर्जन हम दिखा रहे हैं, इस तरीके से मैग्नीफाई वर्जन दिखा रहे हैं। दरअसल में वो प्रिज्म है कैसा? तो ये ले लिया जाए, ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा लाइन लिया जाए और ये कर दिया जाए, ठीक है। तो एक्चुअल में है ये प्रिज्म है, ये राइट एंगल प्रिज्म है, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, यही हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, उसी का यहाँ वाला ये थोड़ा मैग्नीफाई वर्जन, कुछ ज्यादा ही मैग्नीफाई हो गया, थोड़ा सा मैग्नीफाई वर्जन यहाँ पे हम देख रहे हैं।
इस लाइन को इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इसको 90 बनाते हैं। अब यहाँ पे कोई सोर्स होगा, यहाँ पे कोई सोर्स होगा, तो ये सोर्स हमको थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा। कैसे? दरअसल यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट जा रही है, देखो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ये ऐसे ना जाके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, अपने रास्ते से थोड़ा बेंड हो जाएगा और ये बेंड होके यहाँ से आता दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये बेंड होके यहाँ से आता दिखाई पड़ेगा। तो ये होगा, ये एक्चुअल रे, ये रे जो है ये एक्चुअल रे होगा। एक्चुअल रे जो यहाँ से निकल के आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे स्ट्राइक करके ऑन द एवरेज ऐसे बेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे जो हम देखेंगे। और हम इसको कहाँ से आता हुआ मानेंगे? इसको हम इस डैश से आता हुआ मानेंगे। और ये एंगल कितनी होगी? ये मान लो अगर थीटा है, ये डेल्टा कितना हो जाएगा? ये म्यू है, इस डेल्टा की वैल्यू थीटा म्यू -1, और ये थीटा है, ये डेल्टा है, ये एंगल भी कितना? डेल्टा हो जाएगा। ठीक, और ये लेंथ अगर कितना शिफ्ट हुआ है, कितना हाइट ऊपर शिफ्ट हुआ है, ये सब स्मॉल स्मॉल लेंथ है, तो जो लेंथ ये होगा, जो लेंथ ये होगा, वही लेंथ हम क्या मानेंगे? इसको मानेंगे, है ना। और सपोज कर लो तुमको ये लेंथ यहाँ से करीब करीब ये लेंथ अगर a दिया गया है, यहाँ से लेंथ a दिया गया है, तो h की वैल्यू कितनी बोल दोगे? मतलब ये भी a ले लोगे, ये भी a ले लोगे, इसको भी a और इसको भी a, और ये काफी छोटा क्योंकि शिफ्टिंग बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसको तुम एक सर्किल का आर्क मान सकते हो। और यहाँ पे थीटा मतलब डेल्टा, डेल इक्वल टू एल अपॉन आर, मतलब एस डैश अपॉन ए करके, और यहाँ से इस डैश की वैल्यू ए इंटू डेल निकाल सकते हो, और एच की वैल्यू कितना? ए इंटू डेल्टा आ जाएगी, या फिर ए इंटू थीटा म्यू -1, ये एच की वैल्यू आएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कि जो हमें इमेज दिखेगा, वो इमेज अपनी ओरिजिनल जगह से कितना शिफ्ट हो जाएगा, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्मॉल एंगल प्रिज्म के केस में इस फॉर्मूले से, ये एस पे था, ये चला गया इस डैश पे, इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली कितना गैप होगा, कितना डिस्टेंस होगा, उस एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि ऑन द एवरेज इस एस की, ऑन द एवरेज इस एस की और इस डैश की कितनी दूरी है यहाँ से, वो तो मेजर कर सकते हैं। तो ये हम कितना या फिर कितना डिस्टेंस पे ये दिया ही गया होगा, तो ये हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस ए एंगल थीटा ऑफ प्रिज्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स -1 करके। ये चीज क्लियर है या नहीं? ये दोनों बातें क्लियर है कि नहीं? एक पहली बात जो ये इधर बताए थे कि इस एस से जो भी रेज निकलेंगे वो आफ्टर डिफ्रेक्शन सेम डेविएशन पे जाएंगे, आफ्टर डिफ्रेक्शन सेम डेविएशन पे जाएंगे। पहला बात ये ध्यान रखना है, डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एंगल ऑफ प्रिज्म म्यू -1 हो जाएगी। दूसरा, जो इमेज हमें दिखेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा, जो उसकी इमेज दिखेगी, उसकी शिफ्टिंग की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कितना? ए क्या है? तो ए जो होगा वो एवरेज डिस्टेंस सोर्स का उस प्रिज्म से, तो या तो यहां से ले लो या फिर इस पॉइंट से ले लो, दोनों करीब करीब सेम ही होगा। ये ए डिस्टेंस यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, दोनों क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि ये क्या है? काफी स्मॉल डिस्टेंस है ये। और एंगल ऑफ प्रिज्म म्यू -1 आ जाएगा। यहां तक ठीक है? यस सर। ओके, अब देखो पर्सनल बाइप्रिज्म क्या होता है। तो देखो अब इसमें सेटअप ऑफ पर्सनल बाइप्रिज्म तो इसमें क्या होता है कि वही जो अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म बनाए हैं, तो वही राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म है ना, ज्वाइन करके एक साथ रखा गया होता है। तो कैसे ज्वाइनिंग होता है?
तो देखो यहाँ पे इसको एक इस तरीके से हम लाइन लेंगे, यहाँ पे एक प्रिज्म ये ऊपर बना प्रिज्म P1 और एक प्रिज्म जो है वो नीचे बना प्रिज्म P2 और बेस टू बेस ये ज्वाइन होता है। ये है प्रिज्म P1, ये है प्रिज्म P1 और ये है प्रिज्म P2 और यहाँ बेस टू बेस ज्वाइन किया गया है। अब ये इतना ज्यादा एंगल नहीं होता इसमें, एक्चुअल अगर फिगर देखोगे तो एक्चुअल फिगर कुछ ऐसे बनता है। देखो एक्चुअल फिगर जो देखोगे तो लैब में एक्चुअल फिगर जो बनाया जाता है, एक्चुअल फिगर कुछ ऐसा होता है। ये एक्चुअल कुछ ऐसा होगा। ये जो एंगल होती है यहाँ वाली, ये एंगल जो दिया गया है वो 179 डिग्री 20 मिनट के आसपास होता है। कौन सा ये एंगल? देख तो 180, ये तुमको 180 के आसपास ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एंगल तुमको 180 के आसपास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। और जो सोर्स होता है सिमेट्रिकली इस लाइन पे, सोर्स जो होगा सिमेट्रिकली इस लाइन पे, इससे कुछ दूरी पे रखा जाएगा, इससे कुछ दूरी पे। अब मान लो यहाँ पे हम सोर्स को रखते हैं, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ काफी कम है, ये डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ए कितना 5 सेंटीमीटर की दूरी पे सोर्स को रखा जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर दिए, सोर्स को रख दिए, यहाँ पे हम जो लाइट सोर्स है उसको रख दिए हैं और कितनी दूरी पे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस होती है वो हम ए ले लेते हैं। अब मुझे बताओ इस सोर्स का ऊपर वाले प्रिज्म में और नीचे वाले प्रिज्म में दोनों में इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? इस सोर्स का ऊपर वाले प्रिज्म में और नीचे वाले प्रिज्म में दोनों में इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। बनेगा। कहाँ? ऊपर वाले प्रिज्म में कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? ऊपर वाले प्रिज्म में देखो, ऊपर वाले में हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये S1 बन जाएगा यहाँ पे, और नीचे वाले प्रिज्म में सिमेट्रिकली है तो ठीक उतना ही नीचे S2 बनेगा ये। और ये डिस्टेंस अगर h है, ये डिस्टेंस अगर h है, ठीक है, तो यहाँ ये दोनों जो वर्चुअल इमेज बने हैं ये अब यंग डबल स्लिट के वो दोनों स्लिट की तरह काम करेंगे और इसके बीच का जो स्मॉल गैप d हो जाएगा वो d कितना आएगा 2h। और इस d को निकालने का एक तरीका तो हम बता दिए, ये एक तरीका बता दिए, और दूसरा तरीका लैब में डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू निकाला जाता है। और इस मेथड के थ्रू जो है कुछ क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो लेंस में अगर तुमने देखा हो, मैंने बताया हुआ है, जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया था उसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड देखा था कि नहीं देखा था? डिस्प्लेसमेंट मेथड लेंस में नो सर। मतलब जो वीडियो लेक्चर दिए उसको कोई नहीं देखा? सर पूरा नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? फिर नहीं, जब इसका जरूरी यहाँ पढ़ने वाला है पूरा लेंस का वीडियो लेक्चर, उसके बाद जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सारा का सारा, ठीक है। चलो देखे थे ना सर? हाँ भेजे तो थे, पूरा का पूरा भेज दिए थे, 15-16 वीडियो लेक्चर था वो एक्स्ट्रा जो भेजे थे हम। चलो एक तरीका तो वो है, एक तरीका वो है, यहाँ हल्का सा हम तुमको उसका हम दे देंगे, जानकारी दे देंगे। दूसरा तरीका थ्योरेटिकली एच की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दोनों प्रिज्म सेम ही मटेरियल का बना हुआ है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ एच की वैल्यू कितनी लिख दोगे पीछे वाले फॉर्मूले से? एच की वैल्यू a थीटा म्यू -1, तो ये आ जाएगा स्मॉल a जो सोर्स का यहाँ से डिस्टेंस है,
थीटा म्यू माइनस 1। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a थीटा म्यू माइनस 1। ठीक है, अब ये दोनों S1 और S2 एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब तुम्हें क्या करना है कि इससे कुछ दूरी पे जाके एक स्क्रीन डाल देना है। तो सपोज करो यहाँ पे हमने एक स्क्रीन डाल दिया, यहाँ पे एक स्क्रीन डाल दिया, और इस स्क्रीन का जो डिस्टेंस है प्रिज्म से, इस स्क्रीन का जो डिस्टेंस है प्रिज्म से, वो भी हमें दिया गया होता है। उसको किताबों में P के नाम से लिखा जाता है। तो कैपिटल D यहाँ कितना हो जाएगा, कैपिटल D की वैल्यू कितनी होगी, जो यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी होती है, तो कैपिटल D की वैल्यू a प्लस बी होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। और अब तुम जो है ये सेटअप मौजूद है। अब तुम बताओ यहाँ पे इस स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो एक्चुअल सोर्स कौन सा है, ये है एक्चुअल लाइट सोर्स। लेकिन यहां जो स्क्रीन है या इस साइड है, कोई स्क्रीन कह लो या स्क्रीन मान लो कोई आदमी होता, तो इस आदमी को सोर्स S दिखेगा कि S1 और S2 दिखेगा? S1 और S2 दिखेगा। S1 S2 दिखेगा ना। तो इसको क्या दिखेगा, इसको जो महसूस होगा कि S1 से भी लाइट रेज आ रही है और S2 से भी लाइट रेज आ रही है। ये दोनों सोर्स कोहेरेंट होंगे कि नहीं होंगे? S1 एंड S2 कोहेरेंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही सोर्स के इमेज है। तो एक ही सोर्स के इमेज है तो वो कोहेरेंट होते ही होते हैं। तो अब S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। अब मान लो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, और इस पे हम चाहते हैं कि पैटर्न कैसा बन रहा है, तो क्या होगा? अब तुम्हें इसमें सिंपली यहां से एक लाइट रे आती दिखाई पड़ेगी और यहां से एक लाइट रे आती दिखाई पड़ेगी, और वो जाके क्या होगा, वो जाके यहाँ पे इंटरफेयर करेगा। अब क्या इसमें जो रिफ्लेक्शन के केस में एक्स्ट्रा पाथ λ/2 का होता था, यहां पे होगा क्या? बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं इसमें नहीं होगा। होगा। इसमें तो ये थोड़ा इजी है, ये लॉयड मिरर थोड़ा इजी है। तो ये बाकी सब कुछ यहाँ पे डेल्टा एक्स जो लिखा जाएगा, ये S2P माइनस S1P उसी तरीके से लिखा जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर कितना है, y है, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y कितनी आएगी, y कैपिटल D अपॉन स्मॉल d कितना आएगा, डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y d by कैपिटल D। y Yes, sir, d y by कैपिटल D। capital और यहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा x की वैल्यू n लैम्डा आएगी, और यहाँ से y फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा x जो है वो कितना हो जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, एंड y की वैल्यू 2n+1 लैम्डा d बाई 2d हो जाएगा। बाकी सारी बातें वही होंगी। फ्रिंज विड्थ कितना आ जाएगा, लैम्डा d बाई d। अब इसमें फ्रिंज विड्थ की बात करें, लैम्डा तो वैल्यू तुमको दिया ही रहेगा, सोर्स का लैम्डा दिया गया रहेगा। d कितना लिख दोगे, तो d के बदले में a प्लस बी लिखोगे कि नहीं, a प्लस बी लैम्डा लिख दोगे, और स्मॉल d के बदले में क्या लिखोगे, तो स्मॉल d के बदले में ये सारी की सारी वैल्यू लिख दोगे, कितना, 2a थीटा म्यू माइनस 1 इस तरीके से लिखोगे, और ये फ्रिंज विड्थ आएगा। समझ में आया ये? यस सर। अब इसमें एक ये ध्यान देना है, फ्रिंज पैटर्न पूरे स्क्रीन पे बनेगा या फिर लिमिटेड रीजन में बनेगा।
perimeter रीजन में बनेगा। कहां से कहां तक बता सकते हो? कहां से कहां तक? प्रिज्म के हाइट तक, हाँ? जितना हाइट प्रिज्म का। नहीं, चलो इसमें तुम एक छोटा सा क्लिप देख लो, तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। तुम्हें एक छोटा सा क्लिप दिखा देते हैं, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? यस सर। चलो इसको देखो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? नो सर, नहीं आ रही। prism अब and fire some यस beams सर, आ रही। from a source to be चलो put on the left hand side. On the right hand side, we'll put a screen and take some measurements. There are some markings on the screen A, B, C, and D. Let's look at an animation. So here we are firing beams of monochromatic light. Let's take red wavelength as an example. The central beam passes through the rectangular area, which is the joining portion of the upper and lower half prisms. The upper two beams hit the inclined face of that upper half prism and bends and finally refracts downwards. The lower beams hit the inclined face of the lower half prism, they bend and refract upwards. And you can see that on the screen, dark and bright bands have been captured. So these bands are not occupying the entire height of that screen, they're only in the center, and that's very important. So the interference apparently is taking place only in that central area between B and C, where these beams are having a phase difference. Let's look at another side view to understand what's happening. So here's a gun which is leveled up with the joining plane of those two half prisms. So the central beam passes through that joining plane. Obviously, it will not refract, it goes right across and hits the screen. The upper two beams hit the inclined phase, they undergo refraction and they bend downwards. The lower two beams hit the inclined phase again, they undergo refraction and they bend upwards. Now, on the right hand side on the screen, you can see a zone where the lower and upper beams are. चलो एक ही ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो ये वाला तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा, ये तुम्हारा एक प्रिज्म है, ये तुम्हारा एक प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म से जो लाइट आएगा, इस प्रिज्म से जो लाइट आएगा, देखो अपर वाला लाइट जो है यहाँ से यहाँ चला गया तो बेंड होकर यहाँ से यहाँ तक आ गया। लोअर जो लाइट जाएगा यहाँ पे, ये छोटा सा यहाँ ले लेते हैं, तो ये बेंड होके हल्का सा, मान लो कहाँ तक, ये बेंड होके हल्का सा यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो इतना रीजन इल्यूमिनेट कौन करेगा? ये रीजन इल्यूमिनेट करेगा P1, ये रीजन इल्यूमिनेट करेगा P1, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ से एक रेज हम लेंगे, यहाँ से एक रेज लेंगे जो बेंड होके मान लो यहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, और एक आखिरी इंड पे लेंगे जो बेंड होके यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो इतना रीजन कौन इल्यूमिनेट करेगा? ये इल्यूमिनेट करेगा P2। जहां दोनों से, मतलब यहाँ से निकलने वाले वेव और यहाँ से भी, इससे भी निकलने वाले वेव पहुंचेंगे, वहीं पे इंटरफेरेंस होगा ना। बोलो, इंटरफेरेंस वहीं पे होगा कि कहीं और? सर वहीं पे होगा। तो इंटरफेरेंस के लिए इसमें से कौन सा रीजन हो जाएगा? जो इन दोनों का कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन कौन सा हो गया? यहां से लेके यहां तक, तो कितने ही इलाके में क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। समझ में आया? ये जो इतना इलाका है, इसी इलाके में इंटरफेरेंस होगा। चलो इसको पूरा का पूरा देख लो। Are intersecting. The light waves have traveled different distances to reach the screen, and therefore I've highlighted that central intersection zone with a kind of a pink color. And here there will be a lot of phase difference, and therefore you get these dark and bright bands. A 3D view is making things more clear. So I have fired a beam of light. So after refraction, they will form a kind of trapezoid, so to speak. The lower two beams also will refract and form a kind of trapezoid after coming out of that biprism. ये समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ जो इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो माना गया है, ये ऊपर वाले प्रिज्म का माना गया है और नीचे वाले प्रिज्म का इतना एरिया इल्यूमिनेट माना गया। नीचे वाला प्रिज्म इतना इल्यूमिनेट कर रहा है, तो यही जो इलाका है, ये इलाका, इसी इलाके में तुम्हें फ्रिंज पैटर्न दिखेगा। So these two trapezoids
are of slightly different color, and you can see the intersection zone. And what's notable here is that it's very easy to understand that only in the intersection zone you get these bright and dark fringes between points B and C. And that's once again because the light waves are traveling different distances to reach that screen, and different distances means a phase difference, and phase difference means that the peaks and troughs will have their. What's new here is that dotted line, in other words, we started with, वही सारी बातें and this shows the same thing. ठीक है, तो आई थिंक क्लियरली व्यू हो गया होगा तुम लोग को, समझ में आ गया ना कौन सा रीजन? Yes, sir. यहाँ से लेके यहाँ से मान लो लेके ये चलता है, और एक इसका लेके चलता है यहाँ पे, फिर दूसरे वाले का जो चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, और इसका जो यहाँ तक चलेगा, तो ये रीजन, केवल ये रीजन इल्यूमिनेटेड होगा। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अगले क्लास में कोई क्वेश्चन कराएंगे इसके बेस पे। तो यही पूरा का पूरा सेटअप जो था पर्सनल बाइक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, और इसी में एक और है न्यूटन रिंग के बारे में, न्यूटन्स रिंग के बारे में ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन ये सीबीएसई में नहीं है, ये सीबीएसई में नहीं है, ये मेनली मेंस, एडवांस और नीट का पार्ट है। और उसके बाद जो आएगा डिफ्रैक्शन, उसके बाद डिफ्रैक्शन प्लस पोलराइजेशन, ये डिफ्रैक्शन प्लस पोलराइजेशन ये मेनली सीबीएसई में है, मेनली सीबीएसई में। नीट मेंस में इससे कम ही क्वेश्चन आता है, मेंस में तो आता है, पोलराइजेशन से आता है। डिफ्रैक्शन जो है मेनली सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों में, बट सीबीएसई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन यही लास्ट पार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स का। तो आज की क्लास यहीं तक। कल जो है ऑफ रहेगा, मंडे को ऑफ रहेगा, ट्यूसडे को क्लास होगी, मंडे ऑफ रहेगा, ट्यूसडे को क्लास होगी, ट्यूसडे से क्लास। मॉडर्न फिजिक्स सर, अब मॉडर्न फिजिक्स का ग्रहण लगा हुआ है ना, यहाँ पे तो सब बोल दिया कि हाँ क्लास करेंगे, और फिर हमको मैसेज और फोन करके बोलता है कि तुम्ही लोग में से कुछ लोग बोले कि अब किसी का एग्जाम है, कोई उस समय में प्रैक्टिस करता है, कुछ और क्लास करता है, तो अब रुक जाओ, एक हफ्ता और लगेगा, एक हफ्ता में खत्म करके फिर टाइम निकलेगा, क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी तरफ से 2-3 बार कोशिश की है, लेकिन टाइम ही से तब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ट्यूसडे को होगी, ट्यूसडे को करेंगे, और इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, ये इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा। क्या मॉडर्न फिजिक्स का वीडियो लेक्चर भेजें? No, sir. वीडियो लेक्चर कोई नहीं देखता ना, तो पता है, वीडियो लेक्चर देखता तो फिर मेजॉरिटी लोग नहीं देख पाते हैं कि अब इतना कौन देखने जाए, एक प्रेशर की बात होती है। तो कुछ नहीं, इतना दिन रुके हो, कुछ दिन और रुक जाओ, 5-6 दिन और रुक जाओ, उसमें हो जाएगा, तो फिर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो कल ऑफ रहेगा, परसों जो है क्लास होगी। चलो फिर एंड करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स ऑफलाइन में, ऑफलाइन क्लास अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल से तो शुरू 11th सबका। अच्छा, तो बात हुई नहीं है, देखते हैं ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन ही करेंगे, देखते हैं। हाँ, चलो फिर एंड करते हैं।